नमस्कार साथियों। एकीकरण में आज हम आगे पढ़ेंगे कि राजस्थान का एकीकरण, जो मैंने बताया था कि एकीकरण किसने किया था, रियासती विभाग का गठन किया था, अध्यक्ष किसको बनाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया अध्यक्ष और उसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और राजस्थान पर सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत बीकानेर होती है, अंतिम रियासत धौलपुर होती है। अब एकीकरण कितने रियासतें कितनी थी टोटल? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के। अब इन रियासतों का एकीकरण कितने चरणों में पूरा होता है? 7 चरणों में। अब हम एकीकरण के चरणों के पूरे एकीकरण पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अपने को ये जानना है कि जो 7 चरण थे, चरण और दिनांक, दो चीज एक साथ पढ़ेंगे अभी कि चरण का क्या नाम था। चरण कितने थे टोटल? चरण 7 थे। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 चरणों में था। अब प्रथम चरण का नाम क्या था? पहले चरण का नाम क्या रखा था, दूसरे का क्या रखा था, तीसरे का क्या रखा था और कब कब हुआ था? तो ध्यान रखना है। पहले चरण का नाम क्या रखा था? मैंने एक आपको कोड लिखाया था, क्या था? मापू सब शराब। क्या बताया था कि राजा जी शराब माप माप कर लेते थे 8 PM टू 8 PM। कोड याद रखना, मापू सब शराब। देखो यहां वे को वे पढ़ना है, वे को क्या पढ़ना है? वे पढ़ना है। मा से मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। पू से पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। से संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। और वे को वे पढ़ना है तो क्या है? वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान, राजस्थान। और फिर से हैं संयुक्त वृहत राजस्थान, दोनों को साथ में मिला दिया, संयुक्त वृहत राजस्थान। और राज से क्या हो गया? राजस्थान, राजस्थान। और वैसे क्या हो गया? वर्तमान राजस्थान। तो देखो वर्तमान राजस्थान, ये 7 चरणों के नाम होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। कोड में बताया था मापू सब शराब, मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वर्त राजस्थान, संयुक्त वर्त राजस्थान, राजस्थान और वर्तमान राजस्थान। अब इसके बाद में इसकी दिनांक, तारीख, तारीख 7 चरणों की तारीख क्या क्या थी ध्यान रखना। मैंने आप सिर्फ अपने को शुरुआत याद रखना और कुछ नहीं याद रखना, बाकी तारीख अपने आप आ जाएगी, सामने देखना इधर। शुरुआत, पहले चरण की शुरुआत कब हुई थी? 18 मार्च 1948। शुरुआत कब हुई थी? 18 मार्च 1948। अब 18 मार्च के एक सप्ताह बाद क्या याद रखना है? एक सप्ताह बाद कौन सी तारीख आती है? 18 7 कितने होते हैं? 25 मार्च 1948। तो पहले चरण की ये होगी 18 मार्च 1948। दूसरे चरण की कितनी हुई? एक सप्ताह बाद 25 मार्च 1948। अब इसके एक माह बाद, एक माह बाद यानी एक महीने बाद कौन सी आती है? 18 से 18 अप्रैल 1948। 3 तारीख आ गई एक साथ, 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल। अब इसके 25 दूसरे से लेना है, दूसरे से दूसरी कौन सी, दूसरे चरण की तारीख क्या थी? 25 मार्च 1948। इससे एक वर्ष और 5 दिन बाद कौन सी तारीख आती है? 30 मार्च 1949। चौथे चरण की क्या आ गई तारीख? 30 मार्च 1949। अब है पांचवें की, पांचवें की क्या है? इस 30 का 1/2 कर दो, आधा, आधा क्या होता है? 15। 30 का 1/2 क्या होता है? 15। और मार्च के बाद एक महीना छोड़ के अगला कौन सा आ जाएगा? मई। अब सन लिख लो 1949, यानी 15 मई 1949। अब इसके बाद कौन सी आ गई? सब जानते हैं छठे चरण की, 26 जनवरी 1950। छठे चरण की हम सब जानते हैं 26 जनवरी 1950। और समाप्त कब हुआ था?
1 नवंबर 1956। तो देखो ये आपके सामने आ गई है सातों चरणों की तारीख। शुरुआत 18 मार्च 1948, इसके एक सप्ताह बाद 25 मार्च 1948, 18 मार्च के एक महीने बाद 18 अप्रैल 1948, दूसरे चरण के 1 वर्ष और 5 दिन बाद 30 मार्च 1949, 30 मार्च का 1/2 15 होता है और 1 महीना छोड़ अगला मई 1949, 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956। एक और इसको याद रख सकते हैं सन को इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1, बाकी 56 में पूरा हो ही जाता। यानी 3 जो सन है कब है 1948 के, एक सन कब है 2 सन कब है 1949 का और एक सन कौन सा है 1950 का और पूरा कब होता है 1956। तो ये जो अपने थे, ये जो मैंने बताया था इनके पूरे हो गए हैं। 2 चीज पूरी हो गई है कि चरण का नाम, 7 चरण थे और 7 चरणों की तारीख पूरी होगी। मैंने बता दी है कि कब कब हुआ था, क्या क्या हुआ था। ठीक है, मिटा रहे हो उसको। अब देखो इसके बाद वही चरण कितने थे, 7 थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब अपने को लिखना है कि रियासतों की संख्या और नाम। रियासतों की आगे पढ़ेंगे कि रियासतों की संख्या कितनी थी और उन रियासतों के क्या क्या नाम थे। रियासतों की संख्या, नाम और विशेष, उस रियासत की क्या भूमिका रही थी, ये पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रथम चरण का नाम क्या था, मत्स्य संघ था। 18 मार्च 1948 था तारीख, मैंने बताया था अभी कोर्ट से। अब अपने को जानना है कि इस रियासत में मत्स्य संघ में कितने रियासतें थी, 4 रियासतें कौन सी थी, 4 रियासतें कौन सी थी। मैंने बताया था हमारी एक हानि थी कि हमको क्या नहीं आता था, एबीसीडी नहीं आता था। तो एबीसीडी रियासतें कौन सी थी, एबीसीडी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर थी। 4 रियासतें, नाम क्या है, एबीसीडी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब इस यहां से क्या करते हैं, देखो दिल्ली से रवाना होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, साथ में वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू, और राजस्थान में प्रवेश करते हैं उधर से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता है, आपका भरतपुर और धौलपुर करौली वाला ये क्षेत्र आता है। ठीक है, वहां से करते हैं एक तरह से अपने यहां पर भी ध्यान रखना, अपन ये राजस्थान है तो यहाँ ये वाला है, यहां से रवाना होते आते हैं और आकर श्री गणेश करते हैं, क्योंकि जाट के हाथ से श्री गणेश बहुड़ी अच्छी मानी जाती है, तो जाट रियासतों से करते हैं। लेकिन इन दोनों जाट रियासतों ने राजस्थान में मिलने के लिए क्या कर दिया था, मना कर दिया था। क्या कर दिया, मना। इन्होंने कहा हमारे जो कल्चर हैं वो किससे मिलते हैं, ब्रज क्षेत्र से मिलते जुलते हैं, इसीलिए हम तो यूपी के साथ जाएंगे। तो अब श्री गणेश क्या हुआ, श्री गणेश अच्छा नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों ने मना कर दिया। क्योंकि पहले जो एकीकरण की तारीख क्या तय की थी, तारीख तय की थी, ध्यान रखना 17 मार्च। क्वेश्चन यहां से आता है, ध्यान रखना आ सकता है कि राजस्थान में एकीकरण की तारीख क्या तय थी, तो 17 मार्च थी। लेकिन इन्होंने मना कर दिया तो एक दिन निकल गया। तब इन्होंने सोचा कि इनको इनके पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा, तब इन्होंने क्या किया, एक समिति बनाई। किसके कहने पर, पहले चरण का नाम क्या था, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का क्या किया, गठन किया। किसके कहने पर लिखा, तो मत्स्य संघ किसके, शंकरदेव राव समिति की सिफारिश पर एक संघ बनाया जिसका नाम क्या रखा था, मत्स्य संघ
रखा था। ध्यान रखना, इस संघ में इन संघ के सदस्यों को बोल दिया कि अब इस 4 जो जिले हैं इनकी गतिविधियों को आपको ध्यान रखना है। ये कहते हुए जवाहरलाल नेहरू और पटेल आगे बढ़ते हैं और इसको संघ बनाकर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। तो पहला चरण है, 4 रियासतें हैं, ABCD है, और मिलने के लिए मना कर देते हैं, मति संघ बना देते हैं और उसको स्वतंत्र छोड़ देते हैं। किसके कहने पर? इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन है, शंकर देव राव समिति की सिफारिश पर किसका गठन किया? मत्स्य संघ का गठन किया और उसको स्वतंत्र छोड़ दिया। ध्यान रखना, अब स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, पहले चरण की बात चल रही है अभी, ठीक है। स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और आगे की प्रक्रिया जारी रहती है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि अगला जो दूसरा चरण आता है, अगला चरण कौन सा आया? दूसरा चरण, सेकंड चरण। सेकंड चरण में रियासतें कितनी मिलती हैं? 9। कितनी रियासतों का विलय किया जाता है? 9 रियासतें कौन सी थी? कौन सी 9 रियासतें? तो मैंने आपको एक कोड बताया था, क्या था? बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो, या एक कोड और भी याद रख सकते हैं, ट्रिक। बाबू झाड़ू किसको बांटे? बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। अब देखो कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें। चरण कौन सा है? दूसरा चरण। बांस से कौन सी थी? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा थी। बू से क्या थी? बूंदी। झा से क्या थी? झालावाड़। और डू से क्या थी? डूंगरपुर। की से कौन सी थी? किशनगढ़। और को से क्या थी? कोटा। प्रेस से क्या थी? प्रतापगढ़। सा से कौन सी थी? शाहपुरा। और टो से क्या थी? टोंक। ये 9 रियासतें थी। बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। कीको किसका बचपन का नाम था? देखो यहाँ पे ये भी ध्यान रख सकते हो आप, कीको महाराणा प्रताप का बचपन का नाम था। और कीका का मतलब होता है, कीका नाम था, कीका का मतलब होता है पहाड़ी बच्चा, क्योंकि जंगल में रहा था इसीलिए पहाड़ी बच्चा, ठीक है। तो ये 9 रियासतें थी। दूसरे चरण में विलय होता है। और यहां पर ध्यान रखना, झालावाड़ जो है, झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीन रियासत, सबसे नवीन रियासत, सबसे नई रियासत आयत कौन सी है? झालावाड़। इसका गठन कब हुआ था? 1938 में। सॉरी, गठन हुआ था 1838 में। किस रियासत का? झालावाड़ की बात कर रहा हूं मैं भी। और ध्यान रखना, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई प्रथम व अंतिम रियासत, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान की प्रथम व अंतिम रियासत आ जाए तो कौन सी है? झालावाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो भी कौन सी है? झालावाड़। और इस प्रकार दूसरे चरण में सर्वाधिक रियासतों का विलय होता है। सर्वाधिक रियासतों का विलय किस चरण में होता है? दूसरे चरण में होता है। और कितनी मिलती है इसमें? 9। कोड क्या है? ट्रिक क्या बोलोगे? बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। और कीका किसका बचपन का नाम था? महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था। तो इस प्रकार दूसरा चरण पूरा हो जाता है। अब देखो, अब आते हैं तीसरे चरण की बात आती है। कौन से चरण की बात आती है? तीसरे में। अब तीसरे में क्या होता है? 9+1। 9 ये यहां आ जाएंगे क्योंकि इसको तो हमने स्वतंत्र छोड़ा था। 9+1, एक रियासत कौन सी मिलती है? मेवाड़। कौन सी मिलती है? मेवाड़ या उदयपुर मिलती है, ठीक है। अब उदयपुर का जो राज प्रमुख कौन होता है? राज प्रमुख, उस समय राज प्रमुख होता है भूपाल सिंह होता है। भूपाल सिंह क्या होता है? विकलांग होता है। पैरों से क्या होता है? विकलांग होता है, अपंग होता है। ध्यान रखना यहां पर। भूपाल सिंह ने क्या किया? भूपाल सिंह ने मिलने के लिए मना कर दिया। ध्यान रखना, इधर मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। उधर नक्शे में भरो, देखे जो मैप है इसके अंदर भरो, देखे ये जो राजस्थान है यहां से भरो, देखे क्या था? बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। ये दूसरे चरण, ये पहला चरण, ठीक है। भूपाल सिंह ने क्या किया?
ये पैरों से विकलांग था। और भूपाल सिंह हो गया, क्या किया, मिलने से मना किया कि भाई मैं तो एकीकरण में आपके साथ नहीं मिलूंगा। अब भूपाल सिंह ने मना कर दिया तो इन्होंने पूछा, जवाहरलाल नेहरू पटेल ने पूछा, भाई राजा जी क्या कारण है? तो भूपाल सिंह कहता है कि कारण ये है, क्या कहता है कि मेवाड़ विश्व की सबसे प्राचीन रियासत है, ध्यान रखना। विश्व की सबसे प्राचीन आए तो मेवाड़ भारत की आए तो मेवाड़, राजस्थान की आए तो मेवाड़ रियासत है। दूसरा क्या है, हम किसके धनी हैं? यहां पर महल, दुर्ग, झील, बाग ये ज्यादा है, तो इसके मरम्मत हेतु हमें क्या चाहिए? मरम्मत हेतु क्या चाहिए? पैसे। अब हम अभी तक तो पैसे किससे वसूल कर रहे थे? लाख बाग के रूप से जनता से ले रहे थे, लेकिन एकीकरण में हम आपके साथ आ जाएंगे तो हमें ये पैसे कौन देगा? तो हम आपके साथ नहीं आएंगे। तो पटेल जी कहते हैं कि राजा जी आप विकलांग आदमी हो, एक टांग के धनी हो, और आप क्या करोगे इतने बड़े साम्राज्य को लेकर? आप तो हमें सौंप दो और आप तो आराम करो, भगवान की भक्ति करो। लेकिन नहीं मानता। लेकिन ज्यादा कहने पर क्या करता भूपाल सिंह? शर्त रखता है। शर्त रखी, कितनी शर्त रखी थी? शर्त रखता है तीन शर्त रखता है। तीन शर्त रखता है। एक शर्त ये थी कि पहली शर्त क्या थी? राजधानी क्या बनी जाए? राजधानी उदयपुर बनाई जाए, यानी राजस्थान की जो राजधानी है वो कहां बनाई जाए? उदयपुर। दूसरी शर्त है, 2 नंबर शर्त है, राज प्रमुख मैं बनूंगा। ये कहता है। तीसरी कह रहा है 20 लाख रुपए सालाना चाहिए मुझे। सालाना कितने रुपए चाहिए? 20 लाख रुपए। ये शर्तें मंजूर हैं तो मैं आपके साथ आ सकता हूं। भूपाल सिंह कह रहा है कि राजधानी कहां बनाई जाए? उदयपुर। राज प्रमुख किसको बनाया जाए? मुझको। और मुझे 20 लाख रुपए सालाना देने हैं जो मैं जनता से ले रहा हूं लाख बाग कर के रूप में। अब इस रुपयों से मैं क्या करूंगा? इस महलों की, दुर्गों की, झीलों की मरम्मत कराऊंगा देख रेख के लिए। अब ये शर्त रखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू कहता कि ठाकर साहब 20 लाख रुपए तो ज्यादा है, थोड़े कम करो, ज्यादा है। तो अब इसको राजी कितने में करते हैं? 10 लाख रुपए में क्या किया? एग्री किया, सहमति करवाई। तो बोल दिया पहली शर्त मंजूर कि राजधानी उदयपुर बना दी जाएगी। दूसरी शर्त भी मंजूर कि राज प्रमुख आपको बना दिया जाएगा। लेकिन तीसरी शर्त पे बोले ठाकर साहब 20 लाख रुपए ज्यादा है, इसको थोड़ा कम करो। तो ठाकर साहब को, राज प्रमुख जी को कितने पर राजी किया? 10 लाख रुपए सालाना में राजी किया। और इसे संविधान में, भारत के संविधान में प्रीवी पर्स कर के रूप में उल्लेख किया। जो संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा और क्या लिखा उसमें कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पीवी पर्स कर के रूप में पैसे दिए जाएंगे। ये पर्स क्या है? पर्स बटवा, जो क्या है, रानियों महारानियों के, बाईजियों के काख में डालकर बाजार में खरीदारी करने के लिए पैसे चाहिए तो पीवी पर्स वहीं से निकला है, तो वो चाहिए। तो इसीलिए इसका उल्लेख कर दिया। और सर्वाधिक जो राजस्थान में पीवी पर्स कर सालाना किस रियासत को दिया जाता था? उदयपुर को ही दिया जाता था। तो इस प्रकार ये आपका जो ये तीसरा जो यहां पे था, ये तीसरा है यहां पर 3 उदयपुर है, ठीक है। ये तीसरा चरण में उदयपुर को शामिल किया जो 9+1 में था। और इस प्रकार उदयपुर की क्या हो गई? उदयपुर की राजस्थान के
एकीकरण में सहमति होगी। सब शर्तें मंजूर कर ली थी और तीसरा चरण पूरा हुआ। इसके बाद क्या होता है कि चौथा चरण होता है। चौथे चरण में क्या है, 10 प्लस क्या होते हैं 4, 10 प्लस क्या होते हैं 4 कौन से होते हैं BJ3, 4 कौन से होते हैं BJ3। और तारीख क्या है इसकी, बी से कौन सा देखो बीकानेर, जे से जयपुर और दूसरा जे से जोधपुर, तीसरा जे से जैसलमेर। ये 4 रियासतें होती हैं। देखो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जो बड़ी रियासतें होती हैं ये हैं आपका चौथा चरण। तो लगभग इस चरण में यहां पर क्या होता है 90% राजस्थान के क्षेत्र का एकीकरण पूरा हो जाता है। कब होता है 30 मार्च 1949, तारीख अपने को याद ही है चौथे चरण की 30 मार्च 1949। इसीलिए पता है आपको 30 मार्च को किसके रूप में मनाते हैं, 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। यहां से लिया गया, ध्यान रखना 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 90% क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है एकीकरण पूरा हो जाता है। और इसी दिन राजस्थान में, मैंने अभी पढ़ाया था, इसी दिन राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू होती है। संभागीय व्यवस्था शुरू। और राजस्थान का सीएम कौन होता है, उस समय सीएम क्या कहलाता था पीएम, हीरालाल शास्त्री। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री होता है, संभागीय व्यवस्था को शुरू करता है। और मैंने बताए थे 5 संभाग उस समय, ठीक है। तो ये तीसरे चरण में ये 4 रियासतें मिलती हैं, 10 प्लस 4। अब 4 मैंने बता दी, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा घमासान ये हो जाता है क्योंकि चारों रियासतें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, लेकिन जैसलमेर बेचारी राजस्थान की सबसे गरीब रियासत, लेकिन बीकानेर, ये चारों रियासतों में यहां पर टक्कर हो जाती है जोधपुर और जयपुर के बीच। जोधपुर रियासत का राजा होता है, क्या नाम होता है, राजा होता है मानसिंह। मानसिंह सेकंड होता है। और जोधपुर का कौन होता है, हनुत सिंह या हनुमत सिंह। बीकानेर का मैंने बताया था सादुल सिंह था। अब मानसिंह कहता है कि राजधानी कहां बनाई जाए, जयपुर। हनुत सिंह कहता है कि मैं तो पाकिस्तान के साथ जाऊंगा और नहीं तो राजधानी कहां बनाई जाए, जोधपुर। मानसिंह कहता है कि राजधानी जोधपुर बनाई जाएगी और राज प्रमुख मुझे बनाया जाएगा। ये बात हनुत सिंह जब 10 अगस्त को साइन करता है तो ये कहता है कि राजधानी जोधपुर बनाई जाएगी और राज प्रमुख मुझे ही बनाया जाएगा, तभी वो इस सहमति पर करता है। अब पहले हम किसको दिल दे चुके सनम, हम भोपाल सिंह को वादा कर चुके हैं कि राज प्रमुख आप हो, राजधानी उदयपुर है ना। अब यहां पर टक्कर हो जाती है तो इस राजधानी प्लस राज प्रमुख बनाने का क्या लिया जाता है, इनका निर्णय लेने हेतु समिति का गठन। एक समिति बनाई जाती है कि जवाहरलाल नेहरू पटेल ने कहा कि भाई समिति बना देते हैं, समिति जो निर्णय देगी वो सबको मंजूर होगा। अब समिति बनाई, कौन सी समिति का गठन किया, सत्यनारायण राव समिति का नाम। राजधानी और राज प्रमुख बनाने हेतु एक समिति का गठन किया जिसका क्या नाम था, सत्यनारायण राव समिति। इस राव समिति के अंदर भी एक राजधानी हेतु विशेष समिति बनाई थी। विशेष समिति किस हेतु, राजधानी हेतु। जिसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे,
इसके अध्यक्ष थे बी आर पटेल। कौन अध्यक्ष थे? बी आर पटेल को बनाया था। अब ये सत्यनारायण राव समिति क्या देती है? निर्णय देती है कि राजधानी कहां बनाई जाए? जोधपुर बनाई जाए। राज प्रमुख किसको बनाया जाए? मानसिंह को बनाया जाए। अब मानसिंह जयपुर का है, देखो ध्यान रखना, मानसिंह सेकंड जयपुर का है। अब जयपुर में तो राजा जयपुर में रहेगा, लेकिन राजधानी कहां रहेगी? जोधपुर। तो क्यों बनाई जाएगी जोधपुर? क्योंकि जयपुर में कोई खाली जगह नहीं थी, ऐसा कोई खाली स्पेस नहीं था बड़ा जहां पर राजधानी बनाई जाए। तब यहां पर क्या करता है मानसिंह? अपना निजी आवास देता है, खाली करके किराए पे जाता है, किराए चला जाता है और कहता है कि ये रहा स्पेस, यहां पर राजधानी बना लीजिए। तो राजधानी जयपुर बनाई जाती है। जो अभी वर्तमान में जो विधानसभा है, राजस्थान की जो विधानसभा है, किसका मकान था पहले? मानसिंह सेकंड का मकान था। तो राजधानी, क्योंकि जोधपुर जो बना रहे थे तो जोधपुर दुर्ग के अंदर काफी बड़ा खाली जगह था, इसलिए वहां बना रहे थे। तो राजधानी यहाँ पर जयपुर बनाई जाती है, राज प्रमुख मानसिंह को बनाया जाता है। इतना कर दिया। अब यहाँ पर यह बवाल खड़ा हुआ। भूपाल सिंह ने बोला था कि हमसे वादा किया था कि राज प्रमुख छीन लिया मेरे से और राजधानी भी छीन ली। तो भूपाल सिंह को खुश करने के लिए क्या किया जाता है? भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया जाता है। महाराज प्रमुख, एक नया पद सर्जित करते हैं जिसका नाम है महाराज प्रमुख। भूपाल सिंह को बोला कि आप तो राजाओं की राजा हो, इसका मतलब महाराज प्रमुख हो। भूपाल सिंह खुश हो गए और एकमात्र महाराज प्रमुख कौन रहे थे? भूपाल सिंह। ध्यान रखना, भूपाल सिंह एक को ही बनाया था। अब राजधानी यहां बना दी जाती। अब जोधपुर नाराज, बीकानेर नाराज, इनके साथ साथ कोटा, भरतपुर, ये सब नाराज होने लगे। तब सत्यनारायण समिति की सिफारिश के आधार पर यह कहा कि राजधानी जयपुर, राज प्रमुख मान सिंह, जो हाईकोर्ट पहले कहां था? जयपुर था। हाईकोर्ट कहां ले गए? जोधपुर। जोधपुर को बोल दिया कि आप तो हाईकोर्ट ले जाओ और न्याय करो। लेकिन खंडपीठ अभी भी राजस्थान, हाईकोर्ट की खंडपीठ कहां पर है? जयपुर। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहां दिया? अजमेर को, कि आप तो जाओ और परीक्षाएं कराओ। और आरपीएससी कहां दिया? वो भी अजमेर को, कि आप तो कर्मचारियों का चयन करो, भर्ती ले। बीकानेर बोला हमें, बीकानेर को बोला कि शिक्षा आप ले जाओ, पूरे राजस्थान को शिक्षा आप बांटो। भरतपुर वाले बोले हमको, भरतपुर को बोला कि आप तो क्या हो, किसान हो, तो आप सिंचाई विभाग आप चले जाओ। कोटा वाले बोले हमको क्या दोगे, तो कोटा को बोल दिया वन विभाग आप चले जाओ। उदयपुर वाले बोले हमको, तो उदयपुर को दे दिया खान एवं खनिज विभाग। तो इस प्रकार खान एवं खनिज विभाग उदयपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, सिंचाई विभाग भरतपुर, आरपीएससी अजमेर, हाईकोर्ट जोधपुर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, ये सारे जो निर्णय लिए गए ये सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लिए गए थे। तो इस प्रकार ये चौथे चरण का जो एकीकरण पूरा हुआ और 4 बड़ी रियासतें थी जिसका कोड था BJ3, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। ठीक है। और जैसलमेर है, जैसलमेर राजस्थान की सबसे गरीब व पिछड़ी रियासत है। कैसी रियासत है? गरीब व पिछड़ी रियासत। इसीलिए जैसलमेर को कहा जाता है राजस्थान का अंडमान। अंडमान क्यों कहा जाता है वो आगे मैं बताऊंगा। जब सागरमल गोपा वाली घटना के पीछे इसे अंडमान कहा जाता है। तो यहां से राजस्थान का 90% एकीकरण पूरा हो जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। मानसिंह सेकंड राज प्रमुख बनता है। राजधानी जयपुर जो मानसिंह का निजी आवास होता है और चौथा चरण पूरा हो जाता है। ठीक है। और एकमात्र महाराज प्रमुख किसको बनाया जाता है? भूपाल सिंह को बनाया जाता है। तो 4 चरण अपने पूरे हुए। अगला है 5वां चरण। पांचवें चरण का क्या है? 14 प्लस
यहाँ आते हैं 4, 14 प्लस क्या आएंगे यहाँ पर 4 आएंगे। अब 4 ये कौन से, ध्यान रखना ये 4 है मत्स्य संघ, 4 कौन से, मत्स्य संघ। अब ध्यान रखना यहाँ पर मैंने आगे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, मत्स्य संघ नाम रखा किसके कहने पर, के एम मुंशी के कहने पर, मुंशी के कहने पर एक संघ बनाया, के एम मुंशी के कहने पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा और स्वतंत्र छोड़ दिया गया। वहां पे मैंने थोड़ा शंकरदेव समिति बताया था, लेकिन ध्यान रखना मत्स्य संघ का 5वें चरण में विलय किसकी सिफारिश के आधार पर किया था, तो यहां पर आ जाएगा शंकरदेव राव समिति की सिफारिश पर, राव समिति की सिफारिश पर। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट लाइन है, शंकरदेव राव इंपॉर्टेंट है, के एम मुंशी इंपॉर्टेंट है, सत्यनारायण राव समिति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां कंफ्यूजन भी होता है। ठीक है, तो 5वें चरण का विलय हुआ। अब वो जब तक वो जाट थे, भोले वाले होते हैं जाट, तो खुश हो गए और कह दिया हम भी आपके साथ तैयार हैं। तो यही चाह रहे थे कि तैयार है तो आ जाओ। तो ये इधर पूरा हो गया है और 5वां चरण कंप्लीट हो गया है। अब है 6ठे चरण की बारी। 6 यानी 6 बोलते हैं, 6 बोले तो 6 सिरोही, कौन सा है, सिरोही, यानी 18 प्लस 1, 18 प्लस 1 कौन सा है, सिरोही। 6 और सिरोही याद रखना, सिरोही है। अब यहां पर सिरोही जाते हैं ये लोग, कौन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनके साथ और जो व्यक्ति होते हैं ये सारे कहां जाते हैं, सिरोही जाते हैं। सिरोही जाते हैं तो सिरोही के जो राजा होता है वो, और वहां की जनता ने, सिरोही की जनता ने मिलने के लिए क्या किया, जनता ने मिलने से मना किया। क्यों किया, सिरोही वालों ने कहा कि हम तो गुजरात के टच हैं, हमारे नाते रिश्ते सारे इधर हैं, तो हम तो गुजरात के साथ जाएंगे। तो गुजरात के साथ जाएंगे तो उधर जब ये बात होती है, जनता के ये बात कहने पर जवाहरलाल नेहरू क्या करता है, सभा बुलाता है, जनता की राय जानता है, जनता ये अपना मत देती है। तो जवाहरलाल नेहरू कह देता है कि हम राजस्थान का एकीकरण करने आए हैं, और राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को, गोकुल भाई भट्ट, कि राजस्थान का गांधी हमारे साथ नहीं है तो हमारा एकीकरण व्यर्थ है, कि राजस्थान का एकीकरण करने आए हैं और राजस्थान का गांधी हमारे साथ नहीं, तो एकीकरण से क्या फायदा। तो जनता ने क्या कहा, आपको तो गांधी से मतलब है, तो सिरोही शहर को ले लीजिए, सिरोही शहर में राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट रहता है, हम आपके सामने नहीं आएंगे। तो सिरोही का विलय हुआ किसको छोड़कर, माउंट आबू, देलवाड़ा को छोड़कर माउंट आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का क्या कर दिया, 6ठे चरण में विलय कर दिया। किसके, इस जवाहरलाल नेहरू जी के एक स्टेटमेंट के कारण जनता ने बात को पकड़ लिया और इनको अलग रहे और एकीकरण कर दिया। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, ध्यान रखना, लेकिन वागड़ के गांधी आ जाए तो कौन है, भोगीलाल पंड्या है। यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन वाला है। वागड़ के गांधी और राजस्थान के गांधी, वाह या बा याद रखना, 20 से भोगीलाल और 20 से वागड़। तो ये अपना 6ठा चरण राजस्थान का पूरा हुआ। 6ठा चरण पूरा होता है। 6ठे चरण पूरा होने के बाद 6ठे चरण के अंदर कितनी मिलती है रियासतें, देखो 6ठे चरण के अंदर पूरी होगी। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि राजस्थान की 19 रियासतों का विलय किस चरण तक पूरा हो गया, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 6ठे चरण तक रियासतें पूरी होगी 19। लेकिन अब 7वां चरण, 7वें चरण से पहले क्या होता है कि जब एकीकरण कर लिया, लगभग पूरे भारत का एकीकरण हो जाता है उन 3 रियासतों को छोड़कर, कौन कौन सी, जूनागढ़ और
जम्मू कश्मीर और एक हैदराबाद, इन तीनों रियासतों को छोड़कर सारी रियासतें का विलय हो जाता है। लेकिन विलय जब आनंद फानंद में किया था तो क्षेत्र विशेष, भाषा विशेष का ध्यान नहीं रखा गया था। इसीलिए क्या होता है, इससे पहले 7वें चरण से पहले क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करते हैं। और इसका गठन कब होता है, 1953 में किया जाता है। 53 में किया जाता है। ये राज्य पुनर्गठन आयोग अपनी, इसका जो अध्यक्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष होता है फजल अली। कौन होता है, फजल अली होता है। इसका राजस्थान का एकमात्र सदस्य, क्योंकि सभी राज्यों से सदस्य लिए गए थे, एक एक दो कि आपके वहां एकीकरण में क्या क्या, एकीकरण के बाद जनता के सामने क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या समस्या आई, उसको ध्यान करके बताएं। तो एकमात्र सदस्य था, क्या नाम था, हृदयनाथ कुंजरू होता राजस्थान का, ध्यान रखना। अब ये जो सदस्य हैं, ये राज्य पुनर्गठन आयोग है, ये रिपोर्ट प्रस्तुत की कब की थी, 1956 में। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का भाषा के आधार पर क्या किया, पुनर्गठन किया। अब उस समय भाषा के आधार पर कितने राज्यों का पुनर्गठन होता है, ध्यान रखना। अभी तक भाषा के आधार पर कितने राज्यों का हुआ, 14 प्लस 1, कौन सा, अभी तेलंगाना। तो टोटल कितने, 15 राज्य हैं, ध्यान रख लेना। भाषा के आधार पर क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में अभी तक भाषा के आधार पर कितने राज्यों का गठन हुआ है, तो 15 राज्यों का। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है 1953 में, अध्यक्ष होता है फजल अली, एकमात्र राजस्थान का सदस्य हृदयनाथ कुंजरू होता है। रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत करता है और रिपोर्ट में यह कहता है कि राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर किया जाए, भाषा के आधार पर। अब इसकी रिपोर्ट के आधार पर 7वें चरण का विलय कैसे होता है। अब इसमें जो पीछे बच जाते हैं 19 प्लस क्या, एक तो अजमेर मेरवाड़, जो पहले अभी तक नहीं आया, केंद्र शासित प्रदेश था। फिर क्या छोड़ा था हमने, माउंट आबू, प्लस क्या था, देलवाड़ा, और क्या था, माउंट आबू, देलवाड़ा, और क्या किया था, और हमने क्या किया था, ये इन सबको क्या किया, मिलाया। मिलाने के बाद हमने क्या किया कि राजस्थान का हिस्सा क्या था, राजस्थान का हिस्सा था, एक मिनट, एमपी का हिस्सा सुनेल टप्पा था, क्या नाम था, सुनेल टप्पा। और राजस्थान का था सिरोंज, राजस्थान का हिस्सा क्या था, सिरोंज था। सिरोंज को हमने क्या किया, सिरोंज एमपी को दिया और बदले में एमपी का हिस्सा क्या था, एमपी मंदसौर का हिस्सा था, मंदसौर कौन सा था, सुनेल टप्पा, राजस्थान में मिलाया। तो हमने ये आदान प्रदान किया, ध्यान रखना यहां पर हमने किसको दिया, सरोज, याद रखना, सरोज लड़की का नाम है और सुनील लड़के का नाम है। सरोज को दिया और सुनील को लिया। तो सुनेल टप्पा मंदसौर एमपी का हिस्सा, सुनेल टप्पा राजस्थान में मिलाया और सिरोज एमपी को दिया, जो राजस्थान का हिस्सा था, झालावाड़ का एमपी को दिया और इसको मिलाया। इस प्रकार ये पूरे राजस्थान के 19 रियासत, एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठिकाने, इनका एकीकरण पूरा हुआ। अब ठिकानों के बारे में एक बात बोलूंगा
कि ठिकाने जिस रियासत में थे उस रियासत में जिसमें थे उसी के साथ उसके साथ मिल गए थे। जिस दिन रियासत आई थी, जिस शरण में रियासत मिली, उसी के साथ ठिकाने उसके साथ आकर चुपचाप